इमरान रूसिया का तफसीली नक्शा मेज़ पर फैलाए बैठा हुआ था। उसके सामने हरमन और मादाम गाकिया मौजूद थीं, जबकि बाकी तमाम मेंबर्स अभी अपने बिस्तरों में आराम के लिए पड़े हुए थे। मादाम गाकिया ने इमरान से पुरजोर इसरार किया था कि वो कम अज़ कम 4-5 रोज़ तक होटल के तहखाने में छुपा रहे, लेकिन इमरान ने सिर्फ चंद घंटों के आराम को ही गनीमत समझा। उसने बड़ी मुश्किल से मादाम को इस बात पर कायल किया कि वो जिस कदर जल्द यहाँ से निकल जाएं उतना ही अच्छा है, और फिर इमरान ने जिस साजो सामान की लिस्ट मादाम गाकिया के हवाले की थी वो मादाम गाकिया ने भाग दौड़ करके चंद घंटों में ही मुहैया कर दिया था। इसलिए इमरान अब पूरी तरह मुतमईन हो चुका था। इस वक्त रात आधी से ज़्यादा गुजर चुकी थी, लेकिन इमरान नक्शा मेज़ पर फैलाए हरमन और मादाम गाकिया के साथ उसे समझने और उस पर निशानात लगाने में मसरूफ़ था। सारिमा जाने का सबसे आसान रास्ता पार्नो की तरफ से जाता है। ये रास्ता मुख्तसर भी है और इसमें खतरात भी कम हैं। हरमन ने राय देते हुए कहा। और सबसे मुश्किल रास्ता कौन सा है? इमरान ने सर हिलाते हुए पूछा। सबसे मुश्किल रास्ता मेरे ख्याल में नारवा की तरफ से जाने वाला है। उस रास्ते से जाने में इतना बड़ा चक्कर पड़ जाता है कि एक आदमी के लिए उसे क्रॉस करना बेहद मुश्किल है। दूसरी बात यह कि नारवा तमाम तर फौज के कंट्रोल और कब्जे में है। वहां पहुंचकर किसी गैर मुतल्लिक आदमी का छुप जाना कतई नामुमकिन है, और फिर नारवा से सारिमा पहुंचना तो और भी मुश्किल है, क्योंकि इस समुद्री रास्ते के दरमियान मुहीब तरीन लहरें उठती हैं और समुद्र में छुपी हुई चट्टानें भी हैं। हरमन और मादाम गाकिया ने बेयक ज़बान होकर जवाब दिया, और फिर इमरान ने बाकी रास्तों के बारे में भी तफसीली बहस की। हरमन और गाकिया का आखिर में यही फैसला था कि पार्नो की तरफ से सारिमा में दाखिल हुआ जाए। देखो हरमन, हम किसी तफरी टूर पर नहीं जा रहे कि हम सफरी आसानियों को मद्देनजर रखें। हमारा मिशन इंतहाई खतरनाक है और हमारी केजीबी इस वक्त शिकारी कुत्तों की तरह हमारी तलाश में दौड़ रही है। और ये भी बता दूं कि मार्शल ने अपनी पूरी कुव्वत इसी रास्ते पर झोंक रखी होगी, और उसने यकीनन सबसे मुश्किल रास्ते पर अपनी तवज्जो कम रखी होगी। इसलिए हमें सबसे मुश्किल रास्ते को अपनाना है। इमरान ने फैसला कुन लहजे में कहा। सबसे मुश्किल से तुम्हारी मुराद नारवा रास्ते से है, तो फिर ये नामुमकिन है, सिवाय उसके कि हम खसूसी परवाज से वहां पहुंच जाएं। सड़क के रास्ते वहां पहुंचना नामुमकिन है। उसके लिए तो पूरे रूसिया का चक्कर लगाना पड़ेगा। हरमन ने बुरा सा मुंह बनाते हुए जवाब दिया। उसका हवाई रास्ता कितना होगा? इमरान ने कुछ सोचते हुए पूछा। तकरीबन 10,000 किलोमीटर बनेगा, हरमन ने जवाब दिया। तो इसका मतलब है कि एक जहाज एक ही मुसलसल परवाज में वहां तक नहीं पहुंच सकता, इमरान ने कहा। हाँ, उसे कम से कम 4 बार रास्ते में पेट्रोल लेना होगा, हरमन ने जवाब दिया। ओके, अब बताओ कि तारतू में एयरपोर्ट है? इमरान ने पूछा। हाँ है, क्यों? हरमन ने चौंक कर पूछा। अब उसके सिवा और कोई सूरत नहीं कि हम वहां से कोई जहाज अगवा करें और इस तरह नारवा पहुंच जाएं, इमरान ने नक्शा लपेटते हुए कहा। इस एयरपोर्ट पर छोटे जहाज आते जाते हैं और ये जहाज इतना लंबा सफर नहीं कर सकते, हरमन ने सर हिलाते हुए कहा। कोई बात नहीं, जिस हद तक जा सकेंगे जाएंगे, फिर वहां से आगे देखा जाएगा, इमरान ने उठते हुए कहा। तो ये बात तय हो गई, मादाम गाकिया ने कहा। हाँ तय है, अब से 2 घंटे बाद हम रवाना हो जाएंगे, इमरान ने फैसला कुन लहजे में जवाब दिया। ओके, फिर मैं आपके लिए टिकटों का बंदोबस्त करती हूँ, क्योंकि उसके बगैर तो आप एयरपोर्ट में घुस भी नहीं सकते, मादाम गाकिया ने कहा। नहीं, इस तरह हमारे लिए दूसरे मुसाफिरों का भी मसला बन जाएगा। मैं चाहता हूं कि जहाज में हम अकेले हों, इमरान ने कहा। ठीक है, जैसे आपकी मर्जी, मादाम गाकिया ने कहा। और फिर इमरान ने अपने साथियों को होशियार करना शुरू कर दिया। 2 घंटे से पहले वो सब इस खौफनाक और जानलेवा सफर के लिए तैयार हो गए। मेकअप वो पहले ही कर चुके थे और मादाम गाकिया ने इस मेकअप में उनके जेली शनाख्ती कार्ड तैयार करवा दिए थे, इसलिए उन्हें फौरी तौर पर पकड़े जाने का खतरा लाहक न था। होटल के अकबी गेट से जब वो निकले तो मादाम गाकिया ने उन्हें इश्क भरी आंखों से रुखसत किया। वो तेज तेज कदम उठाते कच्ची सड़क से होते हुए बड़ी सड़क पर आ गए, और फिर उन्हें जल्दी एयरपोर्ट कॉलोनी जाने वाली बस मिल गई और वो बस में सवार हो गए। उन्होंने कांधों पर सफरी थैले उठाए हुए थे और उनका लिबास भी ऐसा था कि जैसे वो सेहत पर निकले हों। इमरान ने खुद ही एयरपोर्ट कॉलोनी स्टाफ का इंतखाब किया था।
ये कॉलोनी एयरपोर्ट की पुष्ट पर थी और वहां एयरपोर्ट के अमले के लोग रहते थे। तकरीबन आधे घंटे बाद बस ने उन्हें एयरपोर्ट कॉलोनी स्टॉप पर उतार दिया और वो बस से उतरकर क्वार्टरों की तवील कतार की दरमियानी गली में दाखिल होते चले गए। चंद क्वार्टरों में बिजली की रोशनी चमक रही थी, जबकि बाकी क्वार्टर अंधेरे में डूबे हुए थे। यहाँ कोई प्यारा तो नहीं होता? इमरान ने हरमन से पूछा। मालूम नहीं, मैं कभी यहाँ नहीं आया, हरमन ने जवाब दिया और इमरान सर हिलाता हुआ आगे बढ़ता चला गया। और फिर अचानक क्वार्टरों की कतारें खत्म हो गईं और आगे एक वसी व अरीज खुला मैदान आ गया। मैदान के बाद हिफाजती चौकियां मौजूद थीं और चारों तरफ ऊंची ऊंची खारदार तारों की बाड़ें लगी हुई थीं। इन खारदार तारों के बाद एयरपोर्ट की हदूद शुरू हो जाती थी। क्वार्टरों के दरमियान से एक सड़क इस मैदान से गुजरकर एयरपोर्ट की तरफ बढ़ती चली जाती थी और इमरान ने हल्के अंधेरे में इस बात को चेक कर लिया कि इन क्वार्टरों की सिमत बड़े बड़े हैंगर बने हुए हैं जिनकी पुश्त क्वार्टरों की तरफ है और इमरान अपने साथियों को लिए हुए इन हैंगरों की पुश्त की तरफ बढ़ता चला गया। अंधेरा उनके लिए बेपनाह फायदेमंद साबित हो रहा था। खारदार तारें इन हैंगरों की साइडों से शुरू होती थीं। थोड़ी देर बाद वो सब इन हैंगरों की पुश्त पर पहुंच गए। हैंगरों की इमारतें बहुत बड़ी थीं और इनकी पिछली दीवार बिल्कुल सपाट और बहुत ऊंची थी, इसलिए इस तरफ से ऊपर चढ़ना तकरीबन नामुमकिन था। इमरान और उसके साथी इन हैंगरों की अकवी दीवार के पास पहुंचकर लेट गए और फिर इमरान ने अंदरूनी जेब से एक पेंसिल सी निकाली। उसने पेंसिल का पिछला सिरा दबाया तो पेंसिल की नोक वाले हिस्से से एक बारीक सी तार बाहर निकलती चली आई। इमरान ने पेंसिल की तार वाला सिरा दीवार पर रखा और पिछले हिस्से को अंगूठे की मदद से जोर जोर से दबाना शुरू कर दिया। बारीक तार इस तरह दीवार के अंदर घुसती चली गई जैसे वो सीमेंट की दीवार ना हो बल्कि ये दीवार कागज की बनी हुई हो। इमरान ने तार अंदर डालकर पेंसिल के पिछले हिस्से के साथ लगे हुए क्लिप को जोर से खींचा तो तार तेजी से ऊपर की तरफ उठती चली गई और उसके साथ ही सरर की तेज आवाज निकली और दूसरे लम्हे दीवार का एक काफी बड़ा हिस्सा यूं कटता चला गया जैसे साबन को तार से काटा जाता है। इमरान ने बड़ी फुर्ती से तार को वापस खींचा और पहले वाली जगह से मुखालिफ समत में तार को अंदर डालकर दोबारा वही अमल दोहराया और दीवार का एक चौकोर सा टुकड़ा कट गया, लेकिन रहा दीवार के अंदर ही। इमरान ने पेंसिल बंद करके दोबारा जेब में डाली और फिर सफदर और कैप्टन शकील को इशारा किया। उन्होंने उठकर इस चौकोर टुकड़े के ऊपर वाले हिस्से पर हाथ रखे तो इमरान ने उसके निचले हिस्से पर जोरदार लात जमा दी। दूसरे लम्हे वो चौकोर टुकड़ा दीवार से अलहदा होकर उनकी तरफ आ गया, जिसे सफदर और कैप्टन शकील ने संभालकर एक तरफ रख दिया। अब अंदर जाने के लिए रास्ता बन गया था और फिर सबसे पहले इमरान अंदर दाखिल हुआ। उसके बाद बारी बारी बाकी सब मेंबर्स भी अंदर दाखिल हो गए। ये बहुत बड़ा हैंगर था जिसमें दरमियाने साइज का जहाज खड़ा था। जहाज बिल्कुल नया था। इमरान ने उसके कॉकपिट में दाखिल होकर उसकी चेकिंग शुरू कर दी। जहाज के टैंक पेट्रोल से भरे हुए थे, शायद वो सुबह की परवाज के लिए तैयार किया गया था। इमरान फुर्ती से नीचे उतरा और फिर वो हैंगर के फाटक की तरफ बढ़ता चला गया। फाटक बाहर से बंद था और उसमें ऑटोमेटिक ताला नस्ब था। इमरान ने जेब से एक मुड़ा हुआ तार निकाला और ताले के सुराख में डालकर उसे मखसूस अंदाज में दाएं बाएं हिलाने लगा। चंद लम्हों की कोशिशों के बाद ही कटक की आवाज से ताला खुलता चला गया और इमरान ने तार निकालकर वापस जेब में डाला और फिर आहिस्ता से फाटक का एक पट खोल दिया। दूसरी तरफ वसी एयरपोर्ट अंधेरे में डूबा हुआ था। इमरान ने सर बाहर निकाला और फिर उसने गौर से एयरपोर्ट पर नजरें जमा दी। दूर से उसे हवा का रुख दिखाने वाले कपड़े के बड़े बड़े बैलून उड़ते हुए दिखाई दिए और इमरान चंद लम्हे उन्हें गौर से देखता रहा। फिर उसने नजरें हटाईं और इधर उधर देखने लगा। हर तरफ सुकून ही सुकून था। सिर्फ हैंगरों के मुखालिफ समत में एयरपोर्ट के दूसरे किनारे पर टर्मिनल की ऊंची इमारत पर रोशनी नजर आ रही थी। क्योंकि ये मकामी एयरपोर्ट था इसलिए यहाँ से मखसूस औकात में ही परवाजें उतरती चढ़ती थीं, इसलिए यहाँ बैनुल अक़वामी एयरपोर्ट जैसी गहमा गहमी मौजूद ना थी। इमरान ने सारे हिलाते हुए फाटक को पूरी तरह खोल दिया। अब वो फैसला कुन मरले में दाखिल हो चुके थे। फाटक खोलते ही वो तेजी से वापस पलटा और उसने अपने साथियों को जहाज में सवार होने के लिए कहा और वो सब जो जहाज के करीब खड़े इशारे के मुंतजिर थे तेजी से जहाज पर सवार होते चले गए। इमरान ने पायलट सीट संभाल ली जबकि हरमन सेकंड पायलट की सीट पर विराजमान हो गया और फिर इमरान ने जहाज को आगे बढ़ा दिया। जहाज रेंगता हुआ हैंगर से बाहर निकला ही था कि अचानक रेडियो ट्रांसमीटर खुद ब खुद जाग उठा।
हेलो हेलो, किसने PK3 का इंजन चलाया है? दूसरी तरफ से एक हैरत भरी मगर करख्त आवाज गूंजी। मैं इंजन टेस्ट कर रहा हूँ, मुझे इसमें गड़बड़ महसूस हो रही है, इमरान ने रूसियाई लहजे में बात करते हुए कहा। ओ तुम शोलोखोफ, तुम इतनी जल्दी हैंगर में कैसे पहुंच गए? दूसरी तरफ से हैरत भरे लहजे में पूछा गया। मुझे इत्तला मिली थी कि जहाज के इंजन में गड़बड़ है, इसलिए मैंने सोचा कि चेक कर लूं, इमरान ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। उसके साथ ही वो जहाज को रनवे पर चढ़ा लाया। मगर तुम्हें टर्मिनल को इत्तला देनी चाहिए थी शोलोखोफ, तुमने ज़ाब्ते की खिलाफ वर्जी की है। जहाज को वापस हैंगर में ले जाओ। अब बोलने वाले के लहजे में हैरत की जगह सख्ती के अंसर ने ले ली थी। ये मेरी जाती चेकिंग है और मैं ज़ाब्ते की रूह से ऐसा कर सकता हूँ, इमरान ने भी सख्त लहजे में जवाब दिया और दूसरे लम्हे उसने हवा के रुख के मुताबिक जहाज का रुख मोड़ा और जहाज को स्पीड दे दी। रुक जाओ शोलोखोफ, जहाज मत उड़ाओ, वापस आ जाओ फौरन। अचानक टर्मिनल से चीखती हुई आवाज रेडियो ट्रांसमीटर पर उभरी। कुछ नहीं होता, तुम खामखा चीख रहे हो। मैं अभी इसे फिजा में टेस्ट करके वापस आता हूँ, इमरान ने बड़े मुतमईन लहजे में जवाब देते हुए कहा। और फिर चंद लम्हों बाद ही जहाज के पहियों ने जमीन छोड़ दी और वो फिजा में बुलंद होता चला गया। इमरान ने जेब से नक्शा निकालकर सामने रख लिया और फिर उसने जहाज का रुख मोड़ना शुरू कर दिया। तुम किस तरफ जा रहे हो शोलोखोफ? तुम्हारा रास्ता बिल्कुल गलत है। अचानक टर्मिनल की तरफ से एक और भारी आवाज गूंजी। मैं मुख्तलिफ हवाई दबाव में इंजन टेस्ट करना चाहता हूँ, इमरान ने जवाब दिया। वो इस बात पर दिल ही दिल में मुस्कुरा रहा था कि टर्मिनल वालों ने उसे खामखा शोलोखोफ का रूप दे दिया है। शायद उसका लहजा उससे मिलता जुलता निकला था। ये आखिर आज तुम्हें हो क्या गया है? आज से पहले तो तुमने ऐसी कोई हरकत नहीं की, टर्मिनल से कहा गया। और आज से पहले इंजन में भी तो कोई गड़बड़ नहीं हुई थी, इमरान ने जवाब दिया और उसके साथ ही उसने जहाज का रुख मुकम्मल तौर पर मोड़ दिया। अब जहाज नक्शे के मुताबिक झील जबूर सके की तरफ बढ़ा चला जा रहा था। ये आप कहाँ जा रहे हैं? अरमान ने ट्रांसमीटर का बटन ऑफ करते हुए पहली बार इमरान से मुखातिब होकर पूछा। बस तुम खामोश बैठे देखते जाओ, इमरान ने जवाब दिया। उसी में ट्रांसमीटर का बल्ब तेजी से जलने बुझने लगा और इमरान ने हाथ बढ़ाकर बटन ऑन कर दिया। हेलो हेलो शोलोखोफ, फौरी तौर पर जहाज को वापस मोड़ो वरना हम सिक्योरिटी बेस को इत्तला कर देंगे, दूसरी तरफ से चीखती हुई आवाज सुनाई दी। तुम खामखा घबराए चले जा रहे हो, मैं तो सिर्फ इंजन को अच्छी तरह टेस्ट कर रहा हूँ। मैंने जहाज का अचार डालना है, अगर बाद में बाकायदा परवाज में कोई गड़बड़ हो गई तो सब मारे जाएंगे, इमरान ने भी जवाब में उन्हें डांटते हुए कहा। नहीं, तुम बकवास कर रहे हो, तुम सीधे उड़े चले जा रहे हो, तुम्हारी परवाज का रास्ता भी तयशुदा नहीं है, किसी भी लम्हे किसी जहाज से टकराव हो सकता है, टर्मिनल से चीखते हुए लहजे में कहा गया। कुछ नहीं होता, तुम देखो तो सही, सब कुछ ठीक हो जाएगा, मैं अभी वापस आ जाऊंगा, इमरान ने बड़े मुतमईन लहजे में जवाब देते हुए कहा। और उसके साथ ही इमरान ने ट्रांसमीटर का बटन बिल्कुल ऑफ कर दिया और फिर चंद लम्हों बाद वो टर्मिनल की रेंज से बाहर आ गया और उसके बाद उसने ट्रांसमीटर ऑन कर दिया। लेकिन अब ट्रांसमीटर खामोश था। अब ये लोग हमारे पीछे जहाज लगाएंगे, इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा। मगर आपका इरादा कहाँ जाने का है? जिस रास्ते पर आप जा रहे हैं ये रास्ता तो किसी एयरपोर्ट की तरफ नहीं जाता, अरमान ने हैरत भरे लहजे में कहा। तो तुम्हारा क्या ख्याल है कि हम एयरपोर्ट पर उतरेंगे तो हमारा बाकायदा बैंड बाजे के साथ इस्तकबाल किया जाएगा, इमरान ने बड़े तंजिया लहजे में कहा। और फिर इससे पहले कि अरमान कोई जवाब देता, अचानक ट्रांसमीटर से एक आवाज गूंजी। हेलो PK3, मैं चीफ ऑफ सिक्योरिटी बेस बोल रहा हूँ, फौरन अपनी पोजीशन की वजाहत करो। आवाज बेहद कड़कदार थी और लहजा इंतहाई सख्त था। क्या पोजीशन बताऊं? इंजन में गड़बड़ है, जहाज सख्त खतरे में है, मुझे इत्तला मिली थी कि जहाज के इंजन में कोई गड़बड़ है, मैंने उसे चेक करने के लिए उड़ाया है, अब मालूम हुआ है कि वाकई गड़बड़ मौजूद है, इमरान ने वजाहत करते हुए कहा। कैसी गड़बड़ है, वजाहत करो, बोलने वाले ने इस बार कदरे नरम लहजे में कहा। इंजन के चेक मास्टर में गड़बड़ है, जहाज आउट ऑफ कंट्रोल हो रहा है, इमरान ने जवाब दिया। और फिर तो तुम्हें फौरी क्रैश लैंडिंग करनी पड़ेगी और जिस जगह तुम मौजूद हो वहां क्रैश लैंडिंग नहीं हो सकती, सिक्योरिटी बेस के इंचार्ज ने चीखते हुए जवाब दिया। उसके लहजे में खौफ का आंसर उभर आया था। जी हाँ, लेकिन मैंने एक और तजवीज़ सोची है कि जहाज को
क्यों रिस्क में उतार दूं? सिर्फ यही एक सूरत ऐसी है जिससे शायद जहाज बच जाए, इमरान ने जवाब दिया। नहीं नहीं, ये बहुत खतरनाक है। झील बहुत तंग है और इसमें नोकदार चट्टानें हैं, दूसरी तरफ से कहा गया। तो और क्या किया जाए? चेक मास्टर तो अब किसी तरह ठीक नहीं हो सकता और जहाज आहिस्ता आहिस्ता अपनी बुलंदी खत्म करता जा रहा है, इमरान ने कहा। लेकिन झील तो अभी दूर है, तुम वहां तक कैसे पहुंच सकोगे? जहाज को मोड़ दो और रास्ते में क्रैश लैंडिंग के लिए कोई जगह तलाश करो, तेज लहजे में कहा गया। आप कमाल की बात कर रहे हैं। मैं कह रहा हूं कि चेक मास्टर खराब है, जहाज आउट ऑफ कंट्रोल है। आप कहते हैं मोड़ दूं? इमरान ने डांटते हुए लहजे में जवाब दिया। लेकिन इमरान की बात का जवाब देने की बजाय दूसरी तरफ से बोलने वाला एकदम खामोश हो गया और फिर चंद लम्हों बाद एक बार फिर आवाज सुनाई दी। हेलो, तुम कौन हो? अपनी शनाख्त कराओ। शोलोखूफ तो अभी अभी टर्मिनल पहुंचा है। तुम कौन हो और तुमने जहाज क्यों चुराया है? दूसरी तरफ से हैरत भरे अंदाज में कहा गया। जो टर्मिनल में पहुंचा है वो मेरा हमजाद होगा। मैं असल शोलोखूफ हूँ, इमरान ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। तुम गैर मुल्की जासूस हो। हम सिक्योरिटी बेस से तैयारे भेज रहे हैं, फौरन वापस आ जाओ वरना हम जहाज को तबाह कर देंगे। इस बार एक और आवाज सुनाई दी जो पहले से ज्यादा कड़क थी। जहाज तो वैसे भी तबाह हो रहा है, चाहे तुम ही कर डालो। बाद में तहकीकात होगी तो तुम ही जिम्मेदार ठहराए जाओगे, इमरान ने जवाब दिया। मगर दूसरी तरफ से ट्रांसमीटर ऑफ कर दिया गया और इमरान ने भी मुस्कुराते हुए बटन ऑफ कर दिया। क्या आप वाकई झील में जहाज उतारेंगे? अरमान के लहजे में हल्का सा खौफ था। तो तुम्हारा क्या ख्याल है? मैंने पब्लिसिटी इश्तिहार फेंकने के लिए जहाज उड़ाया है, इमरान ने सख्त लहजे में कहा। जहाज उस वक्त इंतहाई रफ्तार से उड़ा चला जा रहा था और इमरान की नजरें इंजन के दरमियान में नस्ब छोटी सी स्क्रीन पर जमी हुई थी। चेहरे पर गहरा इत्मीनान था, जैसे वो मामूल की परवाज पर जा रहा हो। चलो भाई, तैयार हो जाओ, मिनी पैराशूट बांध लो जल्दी, इमरान ने अचानक चीखकर अपने साथियों से कहा और उन्होंने इमरान की आवाज सुनते ही तेजी से थैलों में से जदीद तरीन किस्म के छोटे छोटे पैराशूट निकालकर उन्हें कमर से बांधना शुरू कर दिया। ये पैराशूट मादाम गाकिया ने मुहैया किए थे। अरमान ने भी फुर्ती से पैराशूट बांध लिया और इमरान ने भी कंट्रोल छोड़कर इंतहाई फुर्ती से पैराशूट बांध लिया। जहाज को झटके लगने लगे तो इमरान ने फुर्ती से दोबारा कंट्रोल संभाल लिया। उसके साथ ही सब साथी जहाज के हंगामी दरवाजे के करीब पहुंच गए और फिर इमरान ने बटन दबाकर हंगामी दरवाजा खोल दिया। चलो कूद जाओ, सब ने झील के करीब पहुंचना है, इमरान ने चीख कर कहा और इमरान के साथियों ने तेजी से नीचे कूदना शुरू कर दिया। स्याह रंग की छतरियां खुलती चली गईं। इमरान ने उन्हें पहले इसलिए नीचे उतार दिया था ताकि सिक्योरिटी बेस से आने वाले जहाज उन्हें चेक न कर सकें। मैं भी कूद जाऊं? अरमान ने पूछा। हाँ, जल्दी करो, जहाज बस पहुंचने ही वाले हैं, इमरान ने सर हिलाते हुए कहा और अरमान उठकर तेजी से दरवाजे की तरफ बढ़ता चला गया। जब वो नीचे कूदा उसी लम्हे इमरान को जहाज के अंदरूनी रडार पर उसके करीब से हाथ दबे उभरते हुए नजर आए और इमरान ने अपनी खुदकार सीट को पीछे की तरफ धकेला और फिर उसने सीट के नीचे हाथ डालकर इमरजेंसी बटन दबा दिया। बटन दबते ही हल्की सी गड़गड़ाहट की आवाज सुनाई दी और तेज हवा का झक्कड़ इमरान के जिस्म से टकराया। पायलट सीट के ऊपर जहाज की छत हट गई और दूसरे लम्हे एक जोरदार झटके से इमरान सीट समेत तैयारे की छत से निकलकर गोली की तरह फिजा में बुलंद होता चला गया और तैयारा साई की तेज आवाज से नीचे से निकलता चला गया। अपने आप को संभालते ही इमरान ने सीट बेल्ट पर रखे हुए हाथ को मखसूस अंदाज में हरकत दी और सीट उसके जिस्म से अलहदा होकर नीचे गिरती चली गई। उसी लम्हे इमरान का पैराशूट खुल गया और वो आहिस्ता आहिस्ता नीचे उतरता चला गया। उसे दूर फिजा में डोलता हुआ तैयारा साफ नजर आ रहा था। तैयारे का रुख झील की मुखालिफ सिमत में था। जब इमरान जमीन के करीब पहुंचा तो मुहीब आवाजें निकालते हुए सिक्योरिटी के तैयारे उसके सर के ऊपर से गुजरते चले गए। उनका रुख उधर ही था जिधर इमरान का जहाज गया था और इमरान के लबों पर मुस्कुराहट तैरती चली गई। वो अपने मकसद में कामयाब हो गया था और फिर जब वो जमीन पर उतरा तो उसने दूर से जमीन से शोलों की दीवार सी उठती देखी और इमरान समझ गया कि जहाज जमीन से टकराकर खत्म हो गया है। और फिर इमरान तेजी से झील की तरफ बढ़ता चला गया। उसकी रफ्तार में खासी तेजी थी और थोड़ी देर बाद सीक्रेट सर्विस के मेंबरान बारी बारी मिलते चले जा रहे थे। वो सब बखैरियत नीचे उतरने में कामयाब हो गए थे। सिक्योरिटी बेस के सब तैयारे अब वापस मुड़कर चले गए थे और अब मैदान साफ था।
थोड़ी दूर चलने के बाद वो सब झील के किनारे पर पहुंच गए। इमरान ने नक्शा जेब से निकाला और झील के उस हिस्से को देखने लगा जहां वो मौजूद थे। थोड़ी देर तक गौर करने के बाद इमरान ने नक्शा वापस जेब में डाला और फिर अपने कंधे पर मौजूद बैग नीचे उतारा और उसे खोलकर उसमें से तय की हुई रबड़ की किश्ती बाहर निकाली। साथ ही एक छोटा सा पंप भी निकाल दिया। अच्छा, तो इसलिए आपने मादाम से ये किश्ती मंगवाई थी? इसका मतलब है कि आप अपना प्रोग्राम पहले ही सेट कर चुके थे, अरमान ने हैरान होते हुए कहा। ज्यादा हैरान होने की जरूरत नहीं हरमन साहब, इनका दिमाग कंप्यूटर है। 100 साल बाद जो वाक़या पेश आना है उसका डिफेंस उन्होंने पहले सोच रखा होगा। नोमानी ने मुस्कुराते हुए हरमन से मुखातिब होकर कहा। खाक सोच रखा होगा, बस हमें खराब करता फिर रहा है, तनवीर ने जवाब में बुरा सा मुंह बनाते हुए कहा। अगर कहो तो मैं फ्रिज में रखवा दूं, हमेशा ताज़ा रहोगे, खराब होने से बच जाओगे, इमरान ने किश्ती में पंप के जरिए हवा भरते हुए कहा। नहीं इमरान साहब, तनवीर साहब को किसी कोल्ड स्टोरेज में रखना पड़ेगा ताकि उनके बीज का उगाव दुरुस्त रहे, सफदर ने हंसते हुए कहा। अच्छा, अब आप भी बोल पड़े, तनवीर ने करख्त लहजे में कहा। इमरान साहब जल्दी कीजिए, मुझे दूर से जीपों की लंबी कतारें आती दिखाई दे रही हैं। अचानक कैप्टन शकील ने चौंक कर एक तरफ देखते हुए कहा और वो सब अपनी बातें भूलकर इधर ही देखने लग गए जिधर कैप्टन शकील की नजरें जमी हुई थीं। वाकई बहुत दूर से धब्बे जमीन पर रिंगते नजर आ रहे थे। इन धब्बों का रुख उनकी तरफ ही था। इमरान ने फुर्ती से हाथ चलाए और चंद लम्हों बाद रबड़ की इतनी बड़ी किश्ती तैयार हो गई जिसमें वो सब आसानी से सफर कर सकते थे। किश्ती उठाकर इमरान ने झील की तरफ दौड़ लगा दी। सब मेंबर्स भी उसके पीछे दौड़ पड़े। चंद लम्हों बाद इमरान ने किश्ती को झील के पानी में उतार दिया और फिर वो सब तेजी से उसमें सवार हो गए। झील के इस हिस्से में झील की चौड़ाई खासी कम थी और यहाँ हर तरफ चट्टानें ही चट्टानें फैली हुई थीं। इमरान ने किश्ती में लगे हुए रबड़ के चप्पू संभाले और किश्ती को तेजी से एक बड़ी चट्टान की तरफ धकेलना शुरू कर दिया। उधर जीपें अब खासी नजदीक आ चुकी थीं और उनके ह्यूले अब वाज़ेह होते चले जा रहे थे। इमरान पूरी कुव्वत से किश्ती को धकेलता हुआ चट्टान की आड़ में ले गया और चंद लम्हों बाद वो किश्ती को बड़ी चट्टान की आड़ में छुपाने में कामयाब हो गया। उसी लम्हे जीपों की आवाजें सुनाई देने लगी और चंद लम्हों बाद जीपों की कतारें एन उसी जगह से गुजरती हुई आगे बढ़ती चली गईं जहां थोड़ी देर पहले वो मौजूद थे। जीपों की तादाद 20 थी। थोड़ी दूर आगे बढ़ने के बाद अचानक जीपों का ये कारवान यकदम रुकता चला गया और फिर उसमें से बेशुमार सिपाही हाथों में मशीन गन्ने उठाए नीचे उतरते चले आए। उनका रुख झील की तरफ ही था। इसके साथ ही हमारी आज के एपिसोड का इख्तिताम हुआ। कहानीकर चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि हर आने वाली नई वीडियो आप तक बर वक्त पहुंच सके। शुक्रिया।